साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग न्यूज़ टुडे, जो कि विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, उनके द्वारा डेली करंट अफेयर्स के रूप में निकाला जाता है न्यूज़ टुडे के नाम से। तो यहाँ पर आज हम लोग 30 जून 2021 के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। पहला है इसमें देशज लोगों अर्थात इंडिजीनियस पीपुल पर खाद्य और कृषि संगठन FAO की रिपोर्ट के बारे में। तो यह जो रिपोर्ट आई है, यह इस प्रकार की रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। तो यह तीसरा संस्करण देशज लोगों की खाद्य प्रणाली, जलवायु परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति से सततता और लचीलेपन की अंतर्दृष्टि, या इंग्लिश में कहें तो इंडिजीनियस पीपुल्स फूड सिस्टम इंसाइट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस फॉर्म द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस शीर्षक से बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर ICTA के गठबंधन के साथ मिलकर जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में अमेजन, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में है, साहेल क्षेत्र, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, हिमालय, प्रशांत द्वीप समूह और आर्कटिक में 8 देशज लोगों की खाद्य प्रणालियों का अध्ययन किया गया, ताकि जैव विविधता के संरक्षण एवं लचीली खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में उनकी अनूठी क्षमता का दस्तावेजीकरण किया जा सके। इन प्रणालियों के समक्ष जलवायु परिवर्तन, प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और देशज लोगों के क्षेत्रों में खनन व वाणिज्यिक कृषि की अनुमति देने वाली रियायतों के कारण उच्च जोखिम व्याप्त है। अब यहाँ पर हम लोग भारत के संदर्भ में जो निष्कर्ष निकले हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 देशज लोगों की बात की गई, खासी, भोटिया और अनवाल की। तो खासी जो देशज लोग हैं ये मेघालय में पाए जाते हैं, जबकि भोटिया और अनवाल जो है ये उत्तराखंड पाए जाते हैं। तो जो खासी जनजाति है, इनकी बात करें तो इनकी खाद्य प्रणालियों की विशेषता क्या है, जो कि मेघालय में पाई जाने वाली खासी जनजाति की। तो इनका जो यहाँ जो बायोम है, जिसके तहत यहाँ के जंगल वगैरह आते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन व जलधाराएँ हैं। मुख्य आजीविका गतिविधियाँ क्या हैं यहाँ की? कृषि, संग्रहण, आखेट करना, मत्स्यन, नकदी फसलें इत्यादि। और यहाँ की सचल प्रथाएं क्या हैं? स्थानांतरण कृषि, मतलब जिसको आप झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, वो कृषि यहाँ पर होती है। और खाद्य वस्तु विनिमय की बात करें तो वर्तमान में इस प्रणाली का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता। अब जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं इसकी बात करें तो भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS ने स्थानीय निर्वाह तंत्र को परिवर्तित कर दिया है। इसके अलावा चावल ने स्थानीय मुख्य खाद्यान्न, जो कि पहले बाजरा और दाल था, उसको प्रतिस्थापित कर दिया है। आहार में वन्य खाद्य पदार्थों की मात्रा कम हो गई है। नगदी आधारित अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। अब आगे चलते हैं। भोटिया और अनवाल जो देशज लोग हैं या इंडिजिनियस पीपुल हैं, उत्तराखंड पाए जाने वाले, इनके बारे में बात करें तो बायोम यहाँ का कैसा है? वन एवं पर्वत है। मुख्य आजीविका गतिविधियाँ कृषि, पशुधन, संग्रहण इत्यादि। सचल प्रथाएं देखें तो अर्धघुमंतु, यहाँ के ये जो जनजाति होती है या जो ये देशज लोग हैं, ये अर्धघुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं या पशु चारे के लिए मौसम के अनुरूप स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। खाद्य वस्तु विनिमय की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में भी खाद्य वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद है। क्या परिवर्तन हुए हैं? तो वन्य खाद्य पदार्थों तक पहुँच में कमी हुई है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से प्रेरित भूमि क्षरण ये भी बढ़ा है और पारंपरिक चिकित्सा पर अल्प निर्भरता भी हुई है। आगे बात करते हैं। गंगा नदी बेसिन के हिमनद झील एटलस अर्थात मानचित्र का विमोचन किया गया है। तो बात करते हैं गंगा नदी बेसिन को, इसमें योगदान करने वाली प्रमुख नदियों के संगम के आधार पर कुल 11 उपबेसिनों में विभाजित किया गया है, जिसको चित्र में यहाँ पे जो चित्र दिया गया है उसमें दिखाया गया है। गंगा एटलस को या मानचित्र को राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसरो के जल विज्ञान संबंधी हाइड्रोलॉजिकल अध्ययनों का उपयोग करके राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट NHP के तहत विकसित किया गया है। इसके प्रमुख फाइंडिंग या मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? तो गंगा नदी के बेसिन में कुल 4707 हिमनद झीलों का मानचित्रण किया गया है और प्रत्येक को एक विशिष्ट हिमनद झील पहचान संख्या प्रदान की गई है। जैसे आधार होता है वैसे ही इसको एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है। केवल 6 उपबेसिनों में हिमनद झील हैं, जो मुख्य रूप से कोसी और घाघरा उपबेसिन में अवस्थित हैं। यमुना उपबेसिन में
हिमनद झीलों की न्यूनतम संख्या कितनी है? न्यूनतम संख्या मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। और झीलों की संख्या का 93.5% हिस्सा उत्तराखंड में है, और इसके उपरांत जो शेष आपका 6.50% हिस्सा है ये हिमाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं, मतलब दो जगह पे ये इस प्रकार के झील हैं, झील हिमनद हैं, हिमनद झील हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। सबसे अधिक 93.5 उत्तराखंड में, और जो शेष है 6.5% वो हिमाचल प्रदेश में। एटलस या जो ये मानचित्र है इसकी अपेक्षित उपयोगिता क्या है? तो देखिए, स्थानिक सीमा में नियमित या आवधिक परिवर्तनों, विस्तार या संकुचन की निगरानी के लिए तथा नई झीलों के निर्माण के संबंध में प्रमाणिक डेटाबेस प्रदान करने में यह प्रयुक्त होगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण हिमनद झीलों और परिणामी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF जोखिम की पहचान करने तथा आपदा प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही नई जल विद्युत या बहुउद्देशीय परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सहायक होगा। अब थोड़ी सी अन्य चर्चा कर लें राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना NHP के बारे में। चूँकि इसी के द्वारा इस मानचित्र को विकसित किया गया है, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना का उद्देश्य जल संसाधन सूचना के विस्तार, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना तथा भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को सुदृढ़ करना है। इसके भाग के रूप में विस्तृत हिमनद झील सूची ग्लोफ जोखिम को प्राथमिकता और चयनित झीलों के लिए ग्लोफ मतलब आपका ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो ग्लोफ का अनुकरण सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन को कवर करने वाली भारतीय हिमालयी नदियों के संपूर्ण जल ग्रहण के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग इधर बात कर लेते हैं। लीगो ने न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल, जिसे शॉर्ट में NSBH संगठन है, कोलिजन से गुरुत्वाकर्षण तरंगों के नए स्रोत का पता लगाया है। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने पूर्व में ब्लैक होल के टकराने और न्यूट्रॉन सितारों के टकराने के संकेतों की खोज की थी, परंतु अब तक ब्लैक होल के न्यूट्रॉन स्टार के साथ विलय की पुष्टि नहीं की थी। न्यूट्रॉन तारे होते क्या? तो न्यूट्रॉन तारे तब निर्मित होते हैं जब एक विशाल तारा ऊर्जा की कमी से समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिकों ने न केवल एक बल्कि ऐसी दो दुर्लभ घटनाओं का अवलोकन किया है, जिनमें से प्रत्येक में गुरुत्वाकर्षण तरंगें जो हैं वो दर्ज की गई हैं। इनका पता जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो और इटली में स्थित वर्गो द्वारा लगाया गया था। संकेत का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो तकनीक है उसको क्या कहा गया है? मैच्ड फिल्टरिंग कहा जाता है। तो ये टर्म याद रखिए कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अब गुरुत्वाकर्षण तरंग के बारे में कुछ बातें कर लें। तो गुरुत्वाकर्षण तरंगे स्पेस टाइम में उत्पन्न लहरें हैं जो ब्रह्मांड में कुछ सबसे उग्र और ऊर्जावान प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। वह प्रकाश की गति से गमन करती हैं। वे अपने साथ साथ प्रलयकारी उत्पत्ति के बारे में जानकारी के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति के अमूल्य भेद भी समाहित करती हैं। इनका निर्माण तब होता है जब पिंड बहुत तेज गति से गमन करता हो, जब किसी तारे में असीमित रूप से विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है, जब दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और आपस में विलीन हो जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने वर्ष 1916 में अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता पहली बार वर्ष 2015 में अमेरिका में स्थित लीगो जो लेबोरेटरी है उसके द्वारा लगाया गया था। लीगो विश्व की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है, जिसमें दो विशाल लेजर व्यतिकरणमापी इंटरफेरोमीटर्स स्थापित किए गए हैं। लीगो की 3 सहायक सुविधाएं हैं, जैसे इटली में वर्गो, जर्मनी में GEO 600 और जापान में कार्गा। इसके अतिरिक्त लीगो इंडिया महाराष्ट्र के हिंडोली जिले में स्थापित एक भारत अमेरिका संयुक्त डिटेक्टर है। आगे चलते हैं, अगला है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। इसके संदर्भ में PMFME अर्थात प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा प्रसंस्करण उद्यम
औपचारिकरण योजना। यह मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए उन्हें वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उससे संबंधित यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आरंभ किया गया था और इसे वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक लागू किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल बैंक है। योजना का उद्देश्य क्या है इसका? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण। तो देखिए, उन्नयन और औपचारीकरण के लिए पूंजी निवेश हेतु सहायता करना, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण तथा खाद्य सुरक्षा मानकों और स्वच्छता एवं गुणवत्ता सुधार पर तकनीकी ज्ञान प्रदान करना, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, पूंजी निवेश के लिए उत्पादक सहकारी समितियों, सामान्य अवसंरचना तथा विपणन एवं ब्रांडिंग समर्थन के लिए सहायता। इसके अलावा यह योजना आगत अर्थात इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में बृहद पैमाने के लाभ प्राप्त करने के लिए जिला एक उत्पाद ODOP दृष्टिकोण अपनाती है। यह अपशिष्ट से धन उत्पादों, गौण वन उत्पादों और आकांक्षी जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। ये जो आपकी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना है। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं अब तक की जो इसकी उपलब्धियाँ रही हैं। 137 विशिष्ट उत्पादों सहित 707 जिलों के लिए ODOP को अनुमोदित किया गया है। क्षमता निर्माण और उद्भवन केंद्र स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट NIFTEM तथा भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान IIFPT राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सहायता प्रदान करते हैं। 17 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 54 सामूहिक उद्भवन केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है। विपणन और ब्रांडिंग के संबंध में देखें तो प्रत्येक 10 उत्पादों के लिए विपणन और ब्रांडिंग समर्थन प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित नेफेड और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, नेफेड और ट्राइफेड ने समझौता किया है। आगे चलते हैं। नीति आयोग ने भारत में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर रिपोर्ट जारी की है। निजी अस्पतालों को बृहद पैमाने पर लाभ हेतु अस्पतालों जो उपचारित रोगों के 23 से 3% के लिए उत्तरदायी हैं और गैर लाभ हेतु अस्पतालों जो उपचारित रोगों के केवल 1.1% के लिए जिम्मेदार हैं में विभाजित किया गया है। रिपोर्ट में गैर लाभ हेतु अस्पतालों की 4 श्रेणियों को परिभाषित किया गया है। किसको? गैर लाभ हेतु वालों को। कौन सी 4 श्रेणियां हैं? इसमें है आस्था आधारित अस्पताल, समुदाय आधारित अस्पताल, सहकारी अस्पताल और निजी न्यास अस्पताल। तो इनका आधार क्या है? पहला जो आस्था आधारित अस्पताल, इसमें क्या है? ईश्वर की सेवा के रूप में समाज की निस्वार्थ सेवा। समुदाय आधारित अस्पताल में क्या है? समाज के वंचितों के लिए निस्वार्थ सेवा, आवश्यक नहीं कि आस्था से प्रभावित हों। सहकारी अस्पताल स्वयं की भागीदारी से स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भरता लाना। निजी न्यास अस्पताल बिना लाभ और हानि के आधार पर प्रदान की गई सेवा, जो ट्रस्टीशिप में जिसमें जैसा होता है। अब गैर लाभ वाले मॉडल की आवश्यकता क्या है? तो विशेषकर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का अभाव है, इसकी वजह से। इसके अलावा विशेष सेवाओं की अनुपलब्धता और उसकी अवहीनता से संबंध चुनौतियाँ। भारत में बिस्तर घनत्व कितना है? 1000 जनसंख्या पर 1, शेष विश्व की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में अस्पताल संबंधित सेवाओं का उच्च स्तर है। मतलब भारत में जितने भी अस्पताल में बिस्तरों की संख्या उसका 72% टोटली कहाँ पे है? शहरी क्षेत्रों में है। लाभ हेतु अस्पतालों की तुलना में गैर लाभ हेतु अस्पतालों के लाभ हैं। क्या लाभ है? देखभाल की कुल लागत आंतरिक रोगी विभाग में लगभग 1/4 और बाह्य रोगी विभाग OPD के लिए लगभग 1/3 कम हो जाती है। इसके अलावा दवाएं लगभग 26% कम दर पर उपलब्ध हैं, जबकि चिकित्सक की फीस लगभग 18% कम है।
वहीं पहुंच से दूर और वंचित आबादी तक स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की स्थिति में है ये। और शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वच्छता आदि के लिए विभिन्न सामुदायिक संलग्नता कार्यक्रमों के माध्यम से सद्भावना की धारणा जो है वो निहित है। कुछ अन्य सुर्खियों को देखें, जैसे कि पहला है चावल का फोर्टिफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। यह एक केंद्र प्रायोगिक योजना है, मतलब पायलट प्रोजेक्ट है। यह 3 वर्ष के लिए 2019-20 में आरंभ की गई है। यह वर्तमान में 6 राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का नाम याद रखिए कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी शामिल है, इसमें लागू है। चावल का फोर्टिफिकेशन आहार में विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़ाने हेतु एक लागत प्रभावी एवं पूरक रणनीति है तथा देश में पोषण सुरक्षा व एनीमिया और कुपोषण से निपटने की दिशा में एक कदम है। अब केंद्र सरकार ने चावल मिल मालिकों के बीच प्रोत्साहन और जागरूकता सृजित करके चावल के फोर्टिफिकेशन की क्षमता को 15,000 मीट्रिक टन से 3.5 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया है। आगे है कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल का प्रवर्तन, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल। न्याय विभाग द्वारा आरंभ किए गए इस पोर्टल का उद्देश्य देश में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देना और अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार करना है। पोर्टल के अनुबंध प्रवर्तन मापदंडों इसके संदर्भ में पोर्टल के अनुबंध प्रवर्तन मापदंडों पर किए जा रहे विधायी और नीतिगत सुधारों से संबंधित सूचना का समग्र स्रोत बनने की कल्पना की गई है, जबकि इस संबंध में भारत वर्ष 2019 की रैंकिंग में 163वें स्थान पर थी। यह दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता के समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में वाणिज्यिक मामलों पर नवीनतम जानकारी तक सुगम पहुंच प्रदान करेगा। पोर्टल तत्काल संदर्भ के लिए वाणिज्यिक कानूनों के भंडार तक पहुंच प्रदान करता है। अगला है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। इसे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह किसानों को निर्णय लेने योग्य कृषि अंतर्दृष्टि प्रदान करके परिकल्पना करने और प्रारंभिक मौसम चेतावनी जारी करने के लिए निर्मित किया गया है। यह 12 भाषाओं में उपलब्ध है और इसकी 5 चरणों में परिकल्पना की गई है। अब 5 चरण कौन से? मृदा के प्रकार, मृदा की उत्तमता, नमी, मौसम और जल उपलब्धता संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण, कृषि जोत स्तर के अनुरूप प्रत्येक किसान के लिए फसल चयन, उर्वरक आवश्यकताओं और जल की जरूरतों से संबंधित केंद्रीकृत अंतर्दृष्टि का निर्माण करना, स्थानीय विशेषज्ञता समर्थित संवाद और दृष्टिकोण को विकसित करना, मशीन लर्निंग निष्कर्षों इंटरफ्रेंस का लाभ उठाना और निरंतर सुधार करना। अगला है उत्तरी अमेरिका में हीट डोम। तो हीट डोम क्या होता है ये हमें जानना है। देखिए, हीट डोम एक उच्च दाब क्षेत्र होता है। यह किसी क्षेत्र पर एक पात्र के ढक्कन की भांति स्थिर हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में ऊष्मा जो है वो संचित ही रहती है। प्रत्येक वर्ष या वर्ष 2021 जैसे ला नीना वर्षों के दौरान हीट डोम के बनने की संभावना अधिक होती है। ला नीना वह स्थिति है जब पूर्वी प्रशांत जल ठंडा रहता है और पश्चिमी प्रशांत में गर्म रहता है। यह तापांतर ऐसी पवनों का निर्माण करता है जो सघन व उष्णकटिबंधीय होती हैं तथा पश्चिमी पवनें पूर्वामुखी हो जाती हैं। यह तापांतर ऐसी पवनों का निर्माण करता है जो सघन व उष्णकटिबंधीय होते हैं तथा पश्चिमी पवनें पूर्वाभिमुख हो जाती हैं। पवन जो है गर्म पवनें जेट स्ट्रीम में समाविष्ट हो जाती हैं। जेट स्ट्रीम वायु की एक धारा है जो विश्व भर में वामावर्त बाईं ओर से वामावर्त पर संचरण करती हैं। ये गर्म पवनें संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर समाप्त होती है। ये गर्म पवनें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर समाप्त होती हैं। अगला है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट, सर्व फायर, ये इसका इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है। यह जो परियोजना पूरी है इंटेल इंडिया के सहयोग से SERV सर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय द्वारा आरंभ की गई यह एक शोध पहल है। ठीक है, फायर जो है वो भारत में प्रमुख अनुसंधान और विकास
रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठनों के सहयोग से नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने तथा शैक्षिक अनुसंधान को मजबूत करने के लिए एक सह वित्त पोषण तंत्र के साथ सरकार एवं उद्योग की एक संयुक्त पहल जो है यह है। इसके अलावा नई पहल का उद्देश्य व्यापक स्तर पर समाज के लाभ के लिए उपयोग या उद्योग विशिष्ट समस्याओं को हल करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 30 जून 2021 के करंट अफेयर्स को देखा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।